नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम बिजनेस लाइन का, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे। पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी को 1 साल पूरा हो गया है, क्या सिचुएशन है अभी। चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, महिलाओं के प्रति क्या सोच है अभी इंस्टीट्यूशंस की, उससे संबंधित 2-3 पॉइंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट होंगे। तो अब जब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इंडिया के पास एक मौका है श्रीलंका को मदद देने की। जो मुहिम चल रही है, मतलब श्रीलंका की बात चल रही है कुछ मेजर कंट्रीज के साथ, पड़ोसी देशों के साथ और आईएमएफ के साथ, ताकि एड हासिल की जा सके श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। उस फॉरेन एड गेम में इंडिया जो है वो लीड हासिल कर सकता है। कैसे, वो आगे आएगा। पहले कुछ और इंफॉर्मेशन। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, वो देखो भाग गए श्रीलंका को छोड़ के और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी श्रीलंका की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। स्टैगफ्लेशन से श्रीलंका जूझ रहा है, मतलब बहुत सारा कर्ज लिया है लेकिन उसको चुका नहीं पा रहा है, डिफॉल्ट हो गया है। जो इंस्टॉलमेंट जाती हैं लोन की वो भी नहीं दे पा रहा है। डॉलर की शॉर्टेज है, इस वजह से जरूरी चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है दूसरे देशों से। स्टैगफ्लेशन देखो वो सिचुएशन होती है जहां एक तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन अभी श्रीलंका में कितनी है, 50%। गरीब लोगों को तो देखो इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि बढ़ी हुई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ एक दिन में एक टाइम का खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 2022 में श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी बाय 6%। गरीब लोगों की संख्या श्रीलंका में बढ़ती जा रही है। और रीजंस क्या है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के। एक तो देखो कोविड-19 की महामारी आ गई, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इसके अलावा इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पुअरली मैनेज किया गया, मिसमैनेजमेंट की गई राजपक्षे के द्वारा। कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई गई जैसे गलत समय पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज इनके द्वारा अपनाई गई जिससे श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई। अभी देखो श्रीलंका को फॉरेन एड हासिल करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई श्रीलंका को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या रीजन है, एक तो देखो वर्ल्ड के 60% जो सबसे ज्यादा गरीब देश है ना, वो भी डेट डिस्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड के नीचे वाले सबसे 60% गरीब देश, उन्होंने भी जो लोन लिया है वो उस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, कि जल्द ही ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। पिछले 3 सालों में दूसरा होगा ये। तो उनका ना इंथुजियाज्म कम है श्रीलंका को सपोर्ट करने के प्रति। और देखो जैसे मान लीजिए यूएसए श्रीलंका को सपोर्ट करता है, तो यूएसए के जो टैक्स पेयर हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमने जो टैक्स पे किया उसका पैसा किसी दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीलंका जहां पर पॉलिटिशियंस ने इकोनॉमी को मिसमैनेज किया, लेकिन दूसरे देश के टैक्स पेयर श्रीलंका को क्यों सपोर्ट करें, अक्सर ऐसा क्वेश्चन दूसरे देश में पूछ लिया जाता है। इसलिए श्रीलंका को सपोर्ट करने के प्रति ना विभिन्न देश उतने ज्यादा उत्साहित नहीं है। इंडिया की बात करें, इंडिया के तो देखो स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। कैसे, देखो अगर श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी रहती है तो सबसे पहली चीज, श्रीलंका से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ सकते हैं, तो इंडिया के लिए रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। पहले भी जब श्रीलंका में सिविल वार चला था ना, बहुत सारे श्रीलंकन रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में आ गए थे। दूसरा देखो, श्रीलंका हमारे इतने नजदीक है, कल को अगर श्रीलंका में कैओस पैदा होता है, मतलब वायलेंस बढ़ता है, लॉलेसनेस बढ़ती है, लॉलेसनेस मतलब लैंड ऑर्डर खराब होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ना कुछ रेडिकल एलिमेंट्स पनप सकते हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल सकते हैं।
इसलिए इंडिया चाहता है श्रीलंका में पीस रहे, श्रीलंका में स्टेबिलिटी रहे और श्रीलंका की इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो। और देखो ऐसा है भी नहीं कि श्रीलंकन क्राइसिस को देखते हुए इंडिया अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, नहीं। जैसे ही देखो श्रीलंका ने फॉरेन एड लेने की कोशिश की, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, सबसे पहले इंडिया ने ही रिस्पॉन्ड किया। एक तो देखो इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफी एक्सपेंड हो रहे थे श्रीलंका में, बहुत से लोग भूखे सो रहे थे। दूसरा, साउथ इंडिया से, खास करके तमिलनाडु से भी प्रेशर था कि श्रीलंका में खराब होती सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आप कुछ तो मदद दो। तमिलनाडु से प्रेशर देखो इसलिए आता है क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे तमिलियंस हैं और तमिलनाडु में भी आपको पता है तमिल लोग हैं, तो एक सहानुभूति रहती है श्रीलंका के प्रति कि श्रीलंका में तमिल लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, अपने लोग हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए कुछ किया जाए। कितनी मदद इंडिया ने की है? देखो 2022 के शुरुआती 6 मंथ्स में इंडिया ने अभी तक 3.8 बिलियन डॉलर्स की मदद दे दी है। यह मदद दी है कुछ लोन के माध्यम से जो इंडिया वापस लेगा, कुछ स्वैप्स के माध्यम से, जैसे इंडिया श्रीलंका को बोलता है हम आपको डॉलर दे देते हैं, आप हमको श्रीलंकन रुपीस दे दीजिए, बाद में जब आपके पास होंगे तो फिर से बदलवा लेंगे। नेक्स्ट, कुछ ग्रांट दी है इंडिया ने, ग्रांट वापस नहीं ली जाती, दे दी तो दे दी। तो ये देखो श्रीलंका को जो इंडिया ने मदद दी है ना, ये इंडिया का पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बायलैटरल एड प्रोग्राम है। मतलब 3.8 बिलियन डॉलर्स की मदद इंडिया ने पिछले कुछ सालों में किसी देश की नहीं की है। और देखो इस मुश्किल भरे समय में इंडिया अगर श्रीलंका की मदद करता है ना, तो ये इंडिया के हित में भी है। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी की ये बड़ी जीत होगी, श्रीलंका की मदद करना, श्रीलंका को फिर से पटरी पर लाना। दूसरा, जब श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइव होगी ना, तब इंडिया ज्यादा बेहतर ढंग से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर सकता है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को भी लगेगा कि हाँ, मुश्किल भरे समय में इंडिया ने हमारी मदद की थी, तो ज्यादा पॉलिसी मेकर्स जो है श्रीलंका के इंडिया के साथ ट्रेड करने के इच्छुक होंगे। और अगर देखो श्रीलंका में पीस आती है, स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमी पटरी पर आती है, तो ये साउथ एशिया एज ए रीजन के लिए भी अच्छा है। सार्क का कोई मेंबर कंट्री इस प्रकार से देखो उसकी इकोनॉमी फेल हो गई है तो पूरे रीजन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि श्रीलंका का भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ आस पड़ोस के दूसरे देशों के साथ ट्रेड होता था, अभी भी होता है, बहुत कम हो गया है। अब देखो बात यह आती है कि एक और रीजन जिसकी वजह से इंडिया को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए, राजापक्से जब श्रीलंका को रूल कर रहे थे ना, श्रीलंका काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो गया चाइना के प्रति, मतलब चाइना के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई। चाइना ने श्रीलंका में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया। हालांकि देखो उनकी ना अब छानबीन चल रही है कि चाइना ने पॉलिटिशियंस के साथ, राजापक्सेस के साथ करप्शन करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हासिल किए। तो ये ना इंडिया के लिए एक मौका है कि अब इंडिया श्रीलंका के साथ अपने जो ट्रेड टाइज है ना उनको और मजबूत करे। जो चाइना पहले श्रीलंका में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहा था, वो स्पेस अब इंडिया को लेना चाहिए। बेशक इंडिया दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर सकता है, जैसे यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन और आईएमएफ, लेकिन अब ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया को श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इससे फायदा भी होगा, एक तरफ जहां श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइव होगी, दूसरा इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा श्रीलंका में, क्योंकि हमेशा इंडिया को डर लगता है कि चाइना की इतनी बड़ी प्रेजेंस श्रीलंका में हमारे लिए खतरा की घंटी है, हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। अब देखो एक अनुमान ये है कि श्रीलंका को ना अगले 3 सालों में 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि दूसरे देशों से फूड, मेडिसिन, फ्यूल, इनका जो इंपोर्ट है वो होता रहे और श्रीलंका की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है, इतना बड़ा लोन देगा कौन श्रीलंका को? देखो चाइना दे सकता है, लेकिन चाइना जब लोन देता है ना, डेट ट्रैप के आरोप लगते हैं कि चाइना बहुत हार्श टर्म्स पर लोन देता है, इंटरेस्ट काफी वसूलता है। चाइना को आप कंपेयर कर सकते हो लोकल साहूकार से, जैसे पुरानी मूवी है ना मदर इंडिया, उसमें दिखाते हैं कि लोकल जो साहूकार होते हैं, लाला होते हैं, वो गहने गिरवी रख के लोन दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट काफी ज्यादा वसूलते हैं। तो चाइना उसी प्रकार का साहूकार है। अब बात करें, देखो लोन फिर मिलेगा कहां से श्रीलंका को? देखो लोन तो मेजरली आईएमएफ से ही मिलेगा, बट जैसे देखो
1990-91 में आईएमएफ ने इंडिया को लोन दिया था, बदले में कुछ कंडीशंस रखी थी कि जैसे आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे तभी तो हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। मतलब जो हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना 1990-91 में, ऐसा नहीं कि सरकार अपनी इच्छा से लेके आई थी, मजबूरी हो गए थे। मतलब आईएमएफ ने हमारे सामने कंडीशंस रख दी थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेटाइज कीजिए, तब जाके हम आपको लोन देंगे। अब देखो आईएमएफ से श्रीलंका को लोन लेना है ना, तो आईएमएफ श्रीलंका के सामने भी काफी डिफिकल्ट कंडीशंस रखेगा। तो श्रीलंका को चाहिए कि सबसे पहले जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनके बीच में एक सहमति बनाई जाए। अब होता क्या है, जैसे आईएमएफ ये कंडीशन रखेगा कि आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कीजिए। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है तो ये वैसा स्टेप होता है जो जनता को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करोगे तो कस्टमर्स के लिए बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाएगा। ये चीज जनता को पसंद नहीं आती। दूसरा, अगर सरकार चाहती है कि उन्हें कंटिन्यूअस रेवेन्यू मिले तो उन्हें टैक्स इंक्रीज करना पड़ सकता है, लेकिन श्रीलंका के लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में टैक्स इंक्रीज हो जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। मतलब ये है, जब देखो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाती है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए कई बार ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते। मतलब जैसे ठीक होने के लिए एक कड़वी गोली लेनी पड़ती है ना, टेबलेट, लेकिन वो असर करती है धीरे धीरे, उस समय तो वो कड़वी लगती है ना। तो इकोनॉमिक सिचुएशन को बहुत बार ठीक करना कड़वी गोली लेने के समान होता है। तो श्रीलंका के लीडर्स किस प्रकार से अपने देश की जनता को यह कन्विंस कराते हैं कि भैया जो हम स्टेप्स अभी ले रहे हैं बेशक आपको मुश्किल लगेंगे, आप इनसे नफरत करोगे, लेकिन जरूरी है इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। इसके अलावा श्रीलंका को देखो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर जो भी बैरियर है, रुकावटें हैं, उन्हें कम करना होगा ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। रेड टेपिज्म को कम करना होगा। जो लॉस मेकिंग श्रीलंका के पीएसयूज हैं उन्हें बेचना होगा। अभी रूल ऑफ लॉ काफी खराब सिचुएशन में है श्रीलंका में, उसे ठीक करना होगा। एंटी करप्शन पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करनी होगी, क्योंकि राजपक्षे इस पर आरोप लगा था कि उन्होंने बहुत करप्शन किया। धीरे धीरे बाद में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी भी समाप्त करनी होगी। तो ये सारे स्टेप्स लेने होंगे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट को, श्रीलंका की सरकार को, ताकि श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके और लोगों में जो गुस्सा है ना उसे शांत किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस लाइन का प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, क्यों ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं? कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना एक पॉलिसी पेपर रिलीज किया गया। पूनम गुप्ता और अरविंद पनागड़िया ने मिलकर, अरविंद पनागड़िया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं और अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पॉलिसी पेपर में यह कहा गया सभी जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना उनको प्राइवेटाइज कर दो, एक्सेप्ट ओनली वन बैंक जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो इन्होंने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना बेटर है एज कंपेरिजन टू दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से। हालांकि इन्होंने पॉलिसी पेपर में यह भी कहा कि फर्दर स्कोप है कि एसबीआई को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। सिर्फ पॉलिसी पेपर है, सरकार की कोई प्लानिंग या फिर रिकमेंडेशंस नहीं है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए? तो राइटर उनके इन सजेशन से ना इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। उस समय 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। उसके बाद 1980 में एक बार फिर से नेशनलाइजेशन हुआ था। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद में गरीब लोगों तक बैंकिंग पहुंची, देश के ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंची। उससे पहले सिर्फ जिनके पास पैसे होते थे कम से कम अच्छे खासे, वही बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते थे और ज़्यादातर लोगों का खाता भी नहीं होता था। बैंकों के निजीकरण के बाद सरकार की बहुत सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट बैंक्स की सहायता से। खास करके देखा एग्रीकल्चर संबंधित स्कीम्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको हेल्प की गई गवर्नमेंट बैंक्स की सहायता से। और हाल फिलहाल में भी मतलब पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने हैं, जन धन योजना अकाउंट ओपन हो चुके हैं कितने, 42 करोड़। अब इसमें जो सरकारी बैंक है उन्होंने रोल प्ले किया था।
देखो, प्राइवेट जो बैंक्स है ना, राइटर के अनुसार मास बैंकिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्लास बैंकिंग करते हैं। मतलब आप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, मिनिमम अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है 10,000 या फिर 5,000। आप बोलोगे ना मेरे पास 1,000 रुपए हैं, अकाउंट ओपन करना है, बिल्कुल भाव ही नहीं देते बैंक वाले। तो प्राइवेट बैंक्स का ना फोकस ज्यादा होता है प्रॉफिट पर, मास बैंकिंग उनका फोकस नहीं होता है। दूसरी चीज राइटर के अनुसार, देखो आरबीआई फॉर्म हुआ था 1935 में और देश आजाद हुआ 1947 में। तो 1935 से लेकर 1947 के बीच में जानते हो कितने बैंक फेल हुए? 900। और उसके बाद 1947 से लेके 1969 के बीच में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जानते हो कितने बैंक फेल हुए? 665। और जब बैंक फेल होते हैं, उसमें बैंकों में जमा जो कस्टमर्स का पैसा होता है उस पर खतरे के बादल मंडरा जाते हैं। तो अगर देखो बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा ना, तो जनता का जो ट्रस्ट है ना बैंकों के ऊपर से कम हो जाएगा। हालांकि प्राइवेट बैंकों को भी आरबीआई मदद करता है, उन्हें गिरने तो नहीं देता, फेल नहीं होने देता। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को बचा लिया था, यस बैंक को बचा लिया जब ये फेल होने वाले थे। दूसरे बैंकों के माध्यम से या फिर दूसरी एंटिटीज के माध्यम से, जैसे एसबीआई ने पैसा पंप किया था यस बैंक में। बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी फेल हो गए। 2004 में कोऑपरेटिव बैंकों की स्ट्रेंथ कितनी थी? 1926 है, और 2018 में कितनी हो गई? 1551। एक डेटा वैसे ये ऊपर वाला रह गया। 1969 से लेके अभी तक टोटल 36 बैंक्स फेल हो चुके हैं, लेकिन उनको सरकार ने बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया दूसरे गवर्नमेंट बैंक्स के साथ उनका मर्जर करके। बट बात वही है, देखो जब ये प्राइवेट बैंक्स ज्यादा थे तो उनका बार बार फेलियर होता था। अब सरकार अगर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगी एसबीआई को छोड़ के, तो बैंक फेलियर्स ज्यादा होने लगेंगे। राइटर के अनुसार देखो, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, थोड़ी अलग किस्म की इंडस्ट्री है, ट्रस्ट पर चलती है। अगर जनता का ट्रस्ट खत्म हो गया ना, तो फिर जनता पैसा नहीं जमा करवाएगी, और एक प्राइवेट बैंक फेल हो गया तो उसका असर दूसरे बैंकों पर भी देखने को मिलता है। इसलिए सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने से पहले सरकार को ये सब चीजें सोचनी चाहिए। सरकारी बैंक कम इंटरेस्ट देते हैं, फिर भी लोग सरकारी बैंकों में ज्यादा जाते हैं, क्यों? ट्रस्ट फैक्टर। वैसे एक चीज ये भी है, अभी देखो बैंक्स में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, उनमें सरकार की होल्डिंग पता कितनी है? 4,80,207 करोड़। सरकार अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है, खरीदेगा कौन? कॉर्पोरेट ग्रुप्स नहीं खरीद सकते बैंकों को। आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना, वो बैंकिंग में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके पास इतना पैसा आएगा नहीं कि वो सरकार की हिस्सेदारी खरीद सकें पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो ये जो रिकमेंडेशंस है ना बैंकों को प्राइवेटाइज करने से संबंधित, ये यूटोपिया साबित होगी। यूटोपिया मतलब वो चीज जो ग्राउंड से परे है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो अगला जो हमारा आर्टिकल है ना, वो पेगासस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पेगासस स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से जासूसी की जा सकती है। 1 साल पहले हमारे देश में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। आरोप लगा था सरकार के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर खरीदा इजराइल की एक कंपनी से, और इसका इस्तेमाल किया हमारे देश में बहुत सारे लोगों के फोन से इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। बाद में मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी जस्टिस आर.वी. रविंद्रम की अध्यक्षता में, ताकि जांच की कि सरकार ने वास्तव में ऐसा किया। और उससे पहले जो व्हाट्सएप के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की खबरें आई, तो उसकी जांच करने के लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया। तो इन सब की जांच करने के लिए जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है इस मामले में। राइटर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अभी तक कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया इस बारे में कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। राइटर का अनुमान यह है
$2 बिलियन का पैकेज डील साइन हुई थी इजराइल के साथ, पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इंटेलिजेंस गियर। शायद इसी पैकेज में इंडिया ने इजराइल से ये सॉफ्टवेयर उस समय परचेज किया था। इसी के बाद इंडिया का हिस्टोरिकली जो प्रो पैलेस्टीन स्टांस था ना, पैलेस्टीन के पक्ष में स्टैंड था, वो चेंज हो गया। देखो पेगासस स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है ना, बाकियों से अलग है। कई बार तो आपके पास कोई लिंक आता है, मान लीजिए आपने लॉटरी जीती है, ऐसा लिंक आ गया, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप हैक हो जाता है। ये होता है हैकिंग थ्रू फिशिंग। जो लिंक होता है ना वो फर्जी होता है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, लेकिन क्लिक करने पर आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप हैक हो जाता है। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की खास बात यह है, इवन लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। कॉल आएगी आपके पास में, बेशक आप कॉल ना उठाओ, फिर भी आपका जो फोन है वो हैक हो सकता है। जिसने फोन मिलाया है, जिसने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, आपके फोन का सारा डेटा वो एक्सेस कर सकता है। इससे भी ज्यादा वो चाहे, जिसके पास ये सॉफ्टवेयर है, वो चाहे तो फिर आपके फोन में जो माइक्रोफोन है ना, ये माइक है और कैमरा है, उसका इस्तेमाल भी कर सकता है आपके आसपास की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मतलब कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा और कैमरे के सामने जो चीजें दिख रही हैं वो उस पर्सन के पास पहुंच जाएगी जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। काफी खतरनाक ये सॉफ्टवेयर है। हालांकि अब तो शायद देखो विभिन्न जो कंपनीज हैं वो और ज्यादा अवेयर हो गई हैं, क्योंकि पहले पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ना 0 डे वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया। 0 डे वल्नरेबिलिटीज मतलब जैसे कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है या फिर सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त ना कुछ लूप होल छोड़ दिए जो उनको भी पता नहीं है, उनके ध्यान में ही नहीं है कि हाँ ऐसे भी फोन को हैक किया जा सकता है, ऐसे भी जो सॉफ्टवेयर है फोन का उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये स्पाईवेयर वाले हैं ना, पेगासस स्पाईवेयर वाले, उनको पता है कि यहाँ पे इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, तो उस दिक्कत का वो फायदा उठा लेते हैं फिर फोन को हैक करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। अब देखो क्वेश्चन ये उठ जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोन हैक करवाए तो वो कानून के दायरा में था या फिर नहीं था। आप एक बार कानून है क्या वो देख लीजिए। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 क्लास 2 के अंतर्गत सरकार मैसेज या फिर क्लास ऑफ मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है अगर ऐसा करना देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में है, सिक्योरिटी के हित में है, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ ओमेंसी, मतलब अपराध को रोकने के लिए है, तब सरकार जो है वो इस एक्ट के सेक्शन 5 क्लास 2 के तहत मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है। और इसके लिए जो ऑपरेशनल प्रोसेस है ना वो दिया हुआ है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के रूल 419A में। ये रूल 419A जो है वो ऐड किया गया था टेलीग्राफ रूल्स में जब एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये जजमेंट कब आया था? ये तो पुराना जजमेंट है, 1996 में आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है ना वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं और इन कन्वर्सेशंस को ब्रीच किया जा सकता है, यानी रिकॉर्ड किया जा सकता है ओनली प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करके। फिर ये रूल ऐड किया गया था रूल 419A, जिसमें ये कहा गया सर्विलियंस अगर करनी है ना तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होम सेक्रेटरी के सैंक्शन लेना जरूरी है, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस अनएवॉइडेबल हो तो जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा भी फोन टैपिंग को या फिर सर्विलियंस को क्लियर किया जा सकता है, या फिर कुछ दूसरे ऑफिसर्स जो जॉइंट सेक्रेटरी से बड़े लेवल के हैं जिनको होम सेक्रेटरी ने ऑथराइज किया है वो भी डिसीजन ले सकते हैं सर्विलियंस का। बट 2017 में आपको पता है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था सर्विलियंस की ओवरसाइट जरूरी है, मतलब सरकार अगर सर्विलियंस करती है तो इसकी देखरेख जरूरी है, ये लीगली वैलिड होनी चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए। तो एक तो ये कानून है। दूसरा कानून है सर्विलियंस से संबंधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69। इसमें यह है गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सोर्स से इंटरसेप्ट करने की, मॉनिटर करने की, डिक्रिप्ट करने की जो
इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में है, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, वो सारी चीज़ें, या फिर लास्ट में कोग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसीजर दिया गया है 2009 के आईटी रूल्स में। अब ये लास्ट स्लाइड है इस आर्टिकल की। देखो, अपर गुप्ता जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका कहना है जो ये गाइडलाइंस है ना जिसके तहत सरकार सर्विलेंस कर सकती है, ये काफी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। मतलब कैसे ना कैसे करके सरकार बता ही सकती है कि देखो ये देश हित में था, जरूरी था। तो आवश्यकता यह है कि इन गाइडलाइंस को ना नैरो डाउन किया जाए, क्योंकि सेक्शन 66 जो है ना आईटी एक्ट का, वो पनिशमेंट का प्रावधान भी करता है कि अगर आप किसी के इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो जैसे, या फिर डेटा डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर पनिशमेंट भी आपको दी जा सकती है। कायदे से देखो सारे मामले की जांच होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वास्तव में आदेश दिया था इस पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसका चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो वुमेन के स्टेटस के बारे में कमेंट्स से संबंधित है, या फिर यूं कहें महिलाओं के बारे में सोच बदलने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज, मद्रास हाईकोर्ट ने ना एक जजमेंट दिया। जजमेंट क्या दिया? मतलब एक टिप्पणी की केस की सुनवाई के दौरान। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर देखो कोई महिला मंगलसूत्र उतार देती है ना, तो ये उसके हस्बैंड के प्रति मेंटल क्रूरटी के समान है। क्रूल देखो वो पर्सन होता है जिसको दूसरे के पेन से खुशी मिलती है। दूसरा पर्सन जब सफर करता है ना तो उसको खुशी मिलती है, तो वो पर्सन क्रूल है। अब देखो ये जो टिप्पणी है ना मद्रास हाईकोर्ट की, काफी खराब सोच की टिप्पणी है। मतलब एक महिला को शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना है, हस्बैंड के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और अगर महिला वो मंगलसूत्र उतार दे तो ये हस्बैंड के खिलाफ मेंटल क्रूरटी है। ये पुरानी सोच को दर्शाता है। दूसरा देखो, एक सर्वे हुआ कर्नाटक में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित, जिसमें पेरेंट्स से, बच्चों से, टीचर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। काफी आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए इस सर्वे में। मतलब बहुत सारे टीचर्स का, बच्चों का, पेरेंट्स का ये मानना था कि अगर महिलाओं के साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ये फैमिली के भले के लिए होता है। महिलाओं को इसके प्रति ज़्यादा आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। बच्चों की केयर करना, बच्चों की देखभाल करना प्राइमरली ये महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। मतलब ऐसी अभी भी सोच है इवन एजुकेटेड लोगों में भी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, इन दो एग्जाम्पल्स को देखो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे स्कूल हैं, अब हाई कोर्ट है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले तो ना उनकी सोच चेंज होनी चाहिए महिलाओं के बारे में। वहां भी देखो सोच अच्छी नहीं है, तभी तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी दी कि मंगलसूत्र उतारना ये हाईएस्ट लेवल की क्रूरटी है हस्बैंड के अगेंस्ट। दूसरा, टीचर्स में भी अगर ये सोच है महिलाओं के प्रति, तो कैसे फिर वो अच्छी चीज बच्चों को सिखा पाएंगे। तो देश के इंस्टीट्यूशंस में कम से कम जेंडर इक्वालिटी सबसे पहले आनी होगी, सोच बदलनी होगी जेंडर के प्रति, तब जाके, क्योंकि जो हाईकोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जो वो बोलते हैं वो मीडिया में पब्लिश होता है। अगर वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो फिर वही उसी टाइप की सोच बनती है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी को हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया महिलाओं के प्रति सोच से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।